हमारी गुरु दक्षिणा मिल चुकी है। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर करिए ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन हो, बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट क्लियर हो। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखोगे कि आपकी जो पृथ्वी है वो लगभग गोल है। ठीक है, आपकी जो पृथ्वी है वो लगभग गोल है ना। आपकी जो पृथ्वी है वो लगभग गोल है। ठीक है, आपकी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, आपकी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, डेंसिटी, और जो औसत डेंसिटी है, जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी पृथ्वी का औसत घनत्व है। गुड आफ्टरनून माही। ठीक है, घनत्व क्या होता है कि आप लोग देखोगे कि कोई भी पदार्थ जो है अणु या फिर परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब किसी भी पदार्थ में अणुओं या फिर परमाणुओं के बीच की दूरी जितना ही कम होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जितना ही कम होगा उस पदार्थ का घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक सेंटीमीटर क्यूब का कोई अगर बॉक्स है तो उसमें अगर पृथ्वी से निकाल के मटेरियल को हम उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसका वेट करेंगे तो उसकी औसत डेंसिटी कितनी आएगी? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। गुड मॉर्निंग रिचा, गुड मॉर्निंग राज। ठीक है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो लोहे की है। किसकी है? लोहे की है। कितना? 35%। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग क्या मारोगे? Fe मारोगे या लोहा मारोगे। ठीक है, कितना परसेंट है? 35%। ठीक है, कितना परसेंट है? 35%, है ना। इतना क्लियर हो गया कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो हम लोगों ने मार दिया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की है? तो हमने मार दिया लोहा। ठीक है, कितना? 35%। और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए एग्जाम में। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने मेन टॉपिक पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, कि हमारी पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें चाहिए तो पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर हम लोग निकाल लेंगे, है ना। जैसे आप लोग अगर मार्केट में गए होंगे कभी तरबूजा लेने, खरबूजा लेने, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहते हो कि भैया तरबूजा कैसे है, तरबूजा कैसे है, तो वो रेट बताता है। फिर आप लोग पूछते हो कि भैया कैसा है, मीठा है ना, तो वो क्या करता है कि एक टुकड़ा तरबूजे का काटकर निकाल लेता है। फिर देखते हो कि आप लोग हाँ लाल है, तो भाई कैसा है वो? अच्छा तरबूजा है ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि हम लोग सीधे गए खरीद के लेकर चल गए, हम लोग उसको काट कर चेक करते हैं। तो उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? हम भी पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर निकाल लेंगे। ठीक है ना, हम पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर निकाल लेंगे। पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर निकालने के बाद हम क्या कर देंगे? उसको जूम कर देंगे। क्या कर देंगे? जूम कर देंगे। जब हम पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर निकालेंगे उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे? जूम कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे? हम जूम कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर निकालने के बाद हम इसको जूम कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे? इसको जूम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको जूम कर दिया। जस्ट जो हमारा पीछे वाला डायग्राम था ना, हमने एक टुकड़ा काट के निकाल दिया है, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया है? जूम कर दिया है। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने एक टुकड़ा काट के निकाला, जैसे ही एक टुकड़ा काट के हम लोगों ने निकाला तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारी जो पृथ्वी है ये प्रमुख रूप से 3 भागों में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 स्तरों में बटी हुई है, वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जब हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा काट के निकाला तो हमने क्या देखा कि हमारी पृथ्वी जो है वो आंतरिक रूप से 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है।
ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। रिचा, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं, इसीलिए आप लोगों के समक्ष जो है ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दिए हैं। रवि, गुड आफ्टरनून। सुजीत राव, गुड आफ्टरनून। रवीना, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हम लोग कैरी ऑन करते हैं अपने क्लास को। ध्यान से समझिएगा और कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि आपकी पृथ्वी जो है प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बटी हुई है। पहला वाला जो स्तर है इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। पहले वाले स्तर को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। ठीक है, भूपर्पट्टी। उसके बाद जो बीच वाला जो स्तर है इसको हम लोग बोलते हैं प्रवार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रवार। ठीक है, और जो नीचे वाला है इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं क्रोड। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रोड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी लेयर है इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, बीच वाले को हम लोग कहते हैं प्रवार और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं क्रोड। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, रिपीट कर देंगे। ठीक है, या फिर जब आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा तो आप रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इसको समझिए। अभी स्टार्ट से ही स्टार्टिंग है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा, राहुल सर कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है, ये बताइए कि राहुल सर कहाँ पे खड़े हैं? राहुल सर आपके इस यहाँ पे खड़े हैं ना, यहीं पे खड़े होकर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये राहुल सर का ब्लैक बोर्ड हो गया और राहुल सर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग अपने घर पे ऐसे बैठ के क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। यानी हम लोग जो है पृथ्वी के सतह पर हैं। कहां पर है? पृथ्वी के सतह पर है। ठीक है, उसकी पृथ्वी के सतह से जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमको भूपर्पट्टी मिलेगा, उसके बाद हमको प्रवार मिलेगा एंड देन उसके बाद हमको क्या मिलेगा? क्रोड मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम अपने पिछले वाले इस वाले डायग्राम को देखें तो आप लोग देखोगे कि जो सबसे बीच वाला जो भाग हो गया इसको हम लोग कहते हैं क्रोड। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकेंड लेयर है इसको हम लोग कहते हैं प्रवार और जो ये वाला भाग हो गया इसको हम लोग कहते हैं क्रोड। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो यही हमारा क्रोड है। ये क्या हमारा क्रोड है? ये हमारा प्रवार है और ये हमारा क्रस्ट है। ये हमारा क्या है? क्रोड है। ठीक है, ये हमारा भूपर्पट्टी है। अब भूपर्पट्टी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्रस्ट। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है, प्रवार को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रवार को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेंटल। ठीक है, प्रवार को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल। और क्रोड को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, क्रोड को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये इतना क्लियर हो गया ना? हमने अभी तक क्या देखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि पृथ्वी हमारी गोल है और जब पृथ्वी का एक टुकड़ा काटकर हम निकालते हैं, उसको हम जूम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी पृथ्वी प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बटी हुई है, भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड। भूपर्पट्टी को अंग्रेजी में हम लोग क्रस्ट कहते हैं, प्रवार को अंग्रेजी में हम लोग मेंटल कहते हैं और क्रोड को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना? इतना क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, ये जो हमारी भूपर्पट्टी है ना, ये 0 से 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के भूगर्भ में इसका विस्तार है। कहां से कहां तक? 0 से 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के भूगर्भ में किसका विस्तार है? भूपर्पट्टी का विस्तार है। ठीक है, 30 से 2900 किलोमीटर तक हमारा प्रवार होता है। कहां से कहां तक प्रवार है? 30 से 2900 किलोमीटर तक हमारा प्रवार है। और क्रोड कहां से कहां तक है? क्रोड जो है 2900 से
6371 किलोमीटर तक हमारा क्या है, क्रोड है। ठीक है, एकदम ध्यान से इस क्लास को करना। इस क्लास को करते करते जैसे ही क्लास खत्म होगा आप लोग देखोगे कि सभी चीजें आपको कंठस्थ हो गई हैं। ठीक है, सभी चीजें आपको अपने आप लर्न कर ली हो गई हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से क्लास को करना, अपने दिमाग को डाइवर्ट मत करना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी पृथ्वी प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बटी हुई है, भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड, या क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, 0 से 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के भूगर्भ तक हमारा भूपर्पट्टी है, 30 से 2900 किलोमीटर तक हमारा प्रवार है, और 2900 से 6371 किलोमीटर तक हमारा क्रोड है। ठीक है, ये इतना क्लियर। आगे बढ़े, हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी भूपर्पट्टी है, ठीक है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सियाल परत। ठीक है, तो सियाल परत क्या होता है ये देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा प्रवार है, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सीमा परत। क्या बोलते हैं? सीमा परत। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा क्रोड है ये निकिल और लोहे से मिलकर बना हुआ है। लेकिन निकिल या फिर आयरन से मिलकर बना हुआ है, निकिल या फिर फेरस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी भूपर्पट्टी है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है, जो हमारा प्रवार है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, जो हमारा क्रोड है ये निकिल और लोहे से मिलकर बना हुआ है। इतना क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन सा निफे परत है? किसे हम लोग निफे परत कहते हैं? उत्तर होगा क्रोड। निम्नलिखित में से किसे हम लोग सीमा परत कहते हैं? उत्तर होगा प्रवार या मेंटल। निम्नलिखित में से किसे हम लोग सियाल परत कहते हैं? उत्तर होगा क्रस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ये इतना क्लियर है? ये इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। प्रवार, हाँ क्लियर, आगे बढ़े। ये इतना क्लियर है? अगर आज से क्लास आप लोगों ने ध्यान से कर लिया, ठीक है, अगर आज से क्लास आप लोगों ने ध्यान से कर लिया तो यहां से आप लोग देखोगे कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के नीचे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो पीछे पृथ्वी के अंदर जाते समय प्रेशर बढ़ता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना, और साथ में आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है ना, भूगर्भ में, सतह से भूगर्भ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता है, साथ में डेंसिटी भी बढ़ती है और उसके बाद टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, हम लोग भूपर्पट्टी में देखेंगे कि भूपर्पट्टी में सतह से नीचे जाने पर, ठीक है ना, सतह से नीचे जाने पर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की दर क्या है? ये है 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अगर आप 32 मीटर आप नीचे की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर में कितनी वृद्धि होगी? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भूपर्पट्टी में तापमान वृद्धि का दर कितना है। तो भूपर्पट्टी में तापमान वृद्धि का दर कितना है? ये है 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है? 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। कहां पे? भूपर्पट्टी में। ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे क्रोड का जो तापमान है, क्रोड का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस।
ये किसका टेम्परेचर है? क्रूड का। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रूड का तापमान कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 50,000 डिग्री सेल्सियस। कितना मारोगे? 5000 डिग्री सेल्सियस। ये क्रूड का टेम्परेचर है। ठीक है। हाँ, 32 मीटर अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा? 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर आपका कितना इंक्रीज होगा? 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और क्रूड का टेम्परेचर कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी। आप लोग देखोगे कि 3 प्रमुख स्तर हैं, भूपर्पट्टी है, प्रवार है और क्रूड है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी या फिर इन सभी की डेंसिटी कितनी होगी? सबका घनत्व तो अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि नीचे की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रेशर भी आपका बढ़ता है, इसीलिए घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि नीचे की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो भूपर्पट्टी का जो घनत्व है ये है 3, भूपर्पट्टी का जो घनत्व है ये है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भूपर्पट्टी का घनत्व कितना है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भूपर्पट्टी का घनत्व कितना होता है तो आप लोग कितना मारोगे? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रवार का घनत्व कितना है? प्रवार का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रवार का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। प्रवार का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। उसके बाद क्रूड का घनत्व कितना है? क्रूड का जो घनत्व है ये है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। क्रूड का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये किसका घनत्व है? क्रूड का घनत्व है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बिल्कुल नीचे की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रवार का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। और क्रूड का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आप लोग को? ये इतना समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया सबको कि नीचे की तरफ जाने पर डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। भूपर्पट्टी का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रवार का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। और क्रूड का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल स्थिर होके क्लास को करिए। एट द एंड ऑफ क्लास आप लोग देखोगे कि आपको रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो गया है। ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई डाउट? हमने घनत्व देख लिया, कौन सा पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ, कौन सा स्तर किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है ये भी हम लोगों ने देख लिया, और कौन कितनी गहराई में है ये भी हम लोगों ने देख लिया है, और टेम्परेचर वृद्धि का दर भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप लोग याद कैसे रखोगे? ठीक है ना। याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं कि कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, कौन सा स्तर बीच में होगा। ठीक है ना। इसका मैं एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। गुड आफ्टरनून रितुल। ठीक है। आप लोग इसका एक तरीका देखो, एकदम आप लोग को याद हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि भाई सियाल ऊपर है कि सीमा ऊपर है, निफे नीचे है कि ऊपर है। ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप लोग मेरे लेक्चर को अपने ध्यान में लाओगे, खटाक से सारा डायग्राम आपके दिमाग में बन जाएगा। आप लोग देखोगे
कि जैसे मान लो कि हमारा एक परिवार है, हमारे परिवार में, ठीक है ना, दो भाई और एक बहन है। कितने भाई और एक बहन, कितने भाई और बहन है? दो भाई और एक बहन, ठीक है। अच्छा, परिवार का जो सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो स्वभाव में थोड़ा गंभीर होता है, हल्का होता है, यानी अगर उससे आप कुछ कह दो तो बड़ी जल्दी वो मान जाता है, भंगुर होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे छोटा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना, बहुत मतलब कठोर होता है, ठीक है। जिस चीज के लिए वो जिद कर दिया वो चीज उसको चाहिए ही चाहिए। और बेचारी जब बहन है तो बहन तो भाई बीच में ही रहेगी, ना बड़े भाई की तरफ से रहेगी ना छोटे भाई की तरफ से रहेगी, वो बेचारी बीच में रहेगी। तो समझ लो कि सियाल जो है, सियाल जो है ये कौन है? बड़ा भाई है। सियाल कौन है? बड़ा भाई है, ठीक है ना। नीफे क्या है? छोटा भाई है, ठीक है। सियाल बड़ा भाई है, नीफे छोटा भाई है, दो भाई हो गए सियाल और नीफे। सियाल ऊपर वाला थोड़ा क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा भाई थोड़ा स्वभाव में हल्का होता है, ठीक है ना। छोटा भाई बहुत कठोर होता है, ठीक है ना, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बहन, और एक क्या है आपकी? बहन है, उसका बहन का नाम क्या है? सीमा। सीमा क्या है? दोनों भाइयों के बीच में ही रहेगी ना, है कि नहीं? ना इसके तरफ रहेगी ना इसके तरफ रहेगी, सीमा कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। सीमा कहाँ रहेगी? सीमा कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी, ठीक है। सीमा कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी, ठीक। तो अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो कि अगर दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होगा, भूपरपट्टी और क्रोड में लड़ाई होगा, तो छुड़ाएगा कौन? डेफिनेटली सीमा ही छुड़ाएगी, ठीक है ना। और अगर दोनों नहीं माने तो छुड़ाते छुड़ाते बेचारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मेंटल हो जाएगी। तो सीमा क्या है? मेंटल है। सीमा क्या है? मेंटल है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, सीमा मेंटल। बड़ा भाई ऊपर, स्वभाव में हल्का, यानी सियाल ऊपर, निफे कठोर, ठीक है ना। घना तो इसका सबसे ज्यादा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना क्लियर हो गया। दीपक गुप्ता, सर क्रस्ट का डेंसिटी 2.7 होता है। दीपक देखो मित्र, क्रस्ट को जो है, अगर ओवरऑल क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट का जो ओवरऑल डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक चीज और अपने दिमाग में याद रखना कि ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट को भी हम लोग दो भागों में, सभी लोग नहीं इसको ध्यान देंगे। दीपक ने पूछा तो केवल मैं दीपक को ये उत्तर दे रहा हूं, ठीक है। क्रस्ट को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो जो अपर क्रस्ट होता है ना, इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। और जो नीचे वाला जो क्रस्ट होता है इसकी डेंसिटी जो है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर पूरे क्रस्ट को अगर हम ओवरऑल इसकी डेंसिटी निकाले तो ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से आप लोग मैच कर लेना। पवन गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसे, ये चीज केवल दीपक के लिए था, आप लोग इसको भूल जाइए। आप लोग केवल इतना याद रखिए कि भूपरपट्टी का घनत्व कितना होता है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और प्रवाह का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्रोड का घनत्व कितना होता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैंने रिलेशन बताया है ना, जैसे एक परिवार में दो भाई एक बहन, बड़े वाला भाई स्वभाव में हल्का होगा, छोटा वाला भाई बहुत गड़ू होगा, बहुत गंभीर होगा, ठीक है ना, है भी सबसे भारी है 13 ग्राम, ठीक है। बहन हमेशा बीच में रहेगी, ठीक है ना। तो ये 5.5 ग्राम। तो सियाल बड़ा भाई, निफे छोटा भाई, सीमा बीच में। तो सीमा क्या करती है, क्या हो जाती है बेचारी? इन दोनों के बीच में मेंटल हो जाती है। तो सीमा क्या है? मेंटल है, ठीक है। अच्छा, सीमा ने लॉगिन नहीं ना किया है। अरे मैं इस सीमा की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े हम। ये इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़े हम लोग। जवाब दीजिए हमें, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।
बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना? पूजा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी भूपर्पट्टी है, या फिर ये जो हमारा प्रवार है, या फिर ये जो हमारा क्रोड है, ठीक है, ये भी दो स्तरों में बटा हुआ है। यानी जो हमारी भूपर्पट्टी है ये भी दो स्तरों में बटी हुई है, जो हमारा प्रवार है ये भी दो स्तरों में बटा हुआ है, और ये जो हमारा क्रोड है ये भी दो स्तरों में बटा हुआ है। ठीक है ना? एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो इसके बाद करेंगे तो सब भाउच माउच हो जाएगा एक ही में। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया ना सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखोगे कि हम लोग भूपर्पट्टी को भी दो भागों में बांट देते हैं। किसको? भूपर्पट्टी को। कितने भागों में हम लोग बांट देंगे? दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, भूपर्पट्टी को भी हम लोग दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, भूपर्पट्टी को हम लोग दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग भूपर्पट्टी को दो भागों में बांटेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला हो गया इसको हम लोग बोलेंगे बाहरी भूपर्पट्टी। ठीक है ना? और जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक भूपर्पट्टी। ठीक है ना? बाहरी भूपर्पट्टी और आंतरिक भूपर्पट्टी। ये जो बाहरी और आंतरिक भूपर्पट्टी को एक जो ये जो सीमा बांट रही है, ठीक है ना, ये पृथ्वी के भूगर्भ में लगभग मान के चलिए 12 किलोमीटर की गहराई में बांटती है। कितना? 10 से 12 किलोमीटर के बीच से ये बांटती है। ओवरऑल भूपर्पट्टी 30 किलोमीटर तक है। ठीक है ना? लेकिन एक ऐसी रेखा है जो भूपर्पट्टी को दो भागों में बांटती है। एक होता है आपका बाहरी भूपर्पट्टी और एक होता है हमारा आंतरिक भूपर्पट्टी। ठीक है ना? एक्चुअली में इसको हम लोग रेखा नहीं कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं असंबद्धता। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी जिसकी अगले से कोई कंटिन्यूटी ना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी। तो इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनार्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनार्ड। कोनार्ड असंबद्धता। क्या बोलते हैं? कोनार्ड। तो कोनार्ड जो है ये किसको बांटता है? ये भूपर्पट्टी को दो भागों में बांट देता है। कोनार्ड किसको बांटता है? कोनार्ड भूपर्पट्टी को दो भागों में बांट देता है। एक बाहरी भूपर्पट्टी है और एक आंतरिक भूपर्पट्टी है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रेखा है ये भूपर्पट्टी और प्रवार को अलग कर रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुंह। मुंह किसको अलग कर रही है? मुंह असंबद्धता ये भूपर्पट्टी और प्रवार को अलग कर रही है। ठीक है, मुंह असंबद्धता भूपर्पट्टी और प्रवार को अलग कर रही है। और मुंह की गहराई कितनी है पृथ्वी के भूगर्भ में? 30 किलोमीटर। ये इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक रेखा ऐसी भी है, एक असमता ऐसी भी है जो प्रवार को दो भागों में बांटती है, जो प्रवार को दो भागों में बांटती है। ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं रेप्टी। इसको हम लोग कहते हैं रेप्टी। ठीक है, रेप्टी असमता जो है ये प्रवार को या फिर मेंटल को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, ये पृथ्वी के भूगर्भ में पृथ्वी के भूगर्भ में लगभग मान के चलिए 700 किलोमीटर की गहराई में स्थित होती है। कौन सी? रेप्टी असमता। कितना किलोमीटर? 700। इतना क्लियर? देन उसके बाद हम लोग देखेंगे 2900 किलोमीटर पर एक और असमता है जो कि प्रवार और क्रोड को अलग करती है। इसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असमता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असमता या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कितनी गहराई में है? 2900 किलोमीटर की गहराई में है।
ठीक है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई में है। ठीक, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा क्रोड आता है। क्रोड एक ऐसी असमता है जो कि क्रोड को दो भागों में बांट देती है। किसको दो भागों में बांट देती है? क्रोड को दो भागों में बांट देती है, और इसको हम लोग कहते हैं लेहमन असमता। क्या कहते हैं? लेहमन असमता। लेहमन असमता जो है ये लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। कितना किलोमीटर? 5100 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। 51 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ध्यान देना, भूपर्पट्टी को दो भागों में कौन बांट रहा है? कोनार्ड। ठीक है, प्रवार को दो भागों में कौन बांट रहा है? रेप्टी। ठीक है, और क्रोड को दो भागों में कौन बांट रहा है? लेहमन। ठीक है, तो कोनार्ड भूपर्पट्टी को दो भागों में बांट रहा है, मोहो भूपर्पट्टी और प्रवार को अलग कर रहा है, रेप्टी प्रवार को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है ना, गुटेनबर्ग प्रवार और क्रोड को अलग कर रहा है, और लेहमन क्रोड को दो भागों में बांट रहा है। ये इतना क्लियर हो गया सबको? ये इतना क्लियर हो गया? ये इतना क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोनार्ड जो है भूपर्पट्टी को दो भागों में बांट रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी भूपर्पट्टी, और एक को हम लोग बोलते हैं आंतरिक भूपर्पट्टी। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं बाहरी भूपर्पट्टी और एक को हम लोग बोलते हैं आंतरिक भूपर्पट्टी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि रेप्टी भी प्रवार को दो भागों में बांट रहा है। तो एक होगा ऊपरी प्रवार और एक होगा आपका निचली प्रवार। एक होगा ऊपरी प्रवार और एक होगा निचली प्रवार। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेहमन क्रोड को दो भागों में बांट रहा है। तो एक होगा हमारा ऊपरी क्रोड और एक होगा हमारा निचली क्रोड। एक होगा हमारा ऊपरी क्रोड और एक होगा हमारा निचली क्रोड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? कोनार्ड भूपर्पट्टी को अलग कर रहा है, मोहो भूपर्पट्टी और प्रवार को अलग कर रहा है, रेप्टी प्रवार को दो भागों में बांट रहा है, गुटेनबर्ग प्रवार और क्रोड को अलग कर रहा है, लेहमन क्रोड को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया सबको? ये इतना क्लियर है ना? जवाब दीजिए आप सभी लोग। ये इतना क्लियर हो गया सबको? क्लियर है ना? ये इतना क्लियर हो गया? क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पवन और रिचा, जितने भी विद्यार्थी हैं, प्रीति, पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इतना पूरा समझ में आ गया ना? तो समझ लीजिए, अगर इतना समझ में आ गया तो 90% पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमको समझ में आ गई है। 10% और बचा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नाइस टीचिंग, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, इसको बताने के बाद बोलिएगा सर वेरी नाइस टीचिंग। ठीक है, देखिए अब इसको आप लोग, हमारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है इन नामों को याद रखने का, है ना? हमारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है इन नामों को याद करने का। ठीक है ना, जो बच्चे एसएससी सीजीएल वगैरह दे रहे हैं या फिर एसआई वगैरह दे रहे हैं तो ध्यान देना इसको। ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये कोनार्ड जो है वो भूपर्पट्टी को अलग कर रहा है, मोहो भूपर्पट्टी और प्रवार को अलग कर रहा है, रेप्टी प्रवार को दो भागों में बांट रहा है, गुटेनबर्ग प्रवार और क्रोड को दो भागों में बांट रहा है, और लेहमन क्रोड को दो भागों में बांट रहा है।
ठीक है, गुटेनबर्ग प्रवार और क्रोड को बांट रहा है और लेहमन क्रोड को 2 भागों में बांट रहा है। अब इन नामों को हम याद कैसे करेंगे? कोनार्ड को, मोहो को, रेप्टी को, गुटेनबर्ग को और लेहमन को हम याद कैसे करेंगे? चलिए इसका एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोग को। ट्रिक नोट करिए, लिखिए, सब लोग सबसे पहले मेरा नाम नोट करें, राहुल सर, राहुल सर से ये सब कहीं मिलेगा नहीं, ये सब केवल आपको साइन क्लासेस पे मिलेगा। काम रेगुलर ले, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है। कैसे आप उन नामों को याद रखोगे? ये ट्रिक है। राहुल सर से काम रेगुलर ले, हाँ राहुल सर से काम रेगुलर ले, ठीक है। तो राहुल सर से क्या काम रेगुलर लोगे? राहुल सर से पढ़ोगे, ठीक है ना। तो काम रेगुलर ले आप लोग कैसे याद रख करोगे? चलो पहले डिसकंटिन्यूटी को देखो, क से यहाँ पे क्या हो गया? कोनार्ड, क से क्या हो गया? कोनार्ड, ठीक है, क से क्या हो गया? कोनार्ड। म से क्या हो गया? मोहो। क्रम से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, फिर मत कहना कि राहुल सर ने जो है तरीका नहीं बताया था इसको याद करने का। तो का से क्या हो गया? कोनार्ड, म से क्या हो गया? मोहो, उसके बाद र से रेप्टी, गु से गुटेनबर्ग और ले से लेहमन। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, राहुल सर से काम रेगुलर, राहुल सर से ये तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मेरा फार्मूला है तो भाई मेरा नाम रहना जरूरी है ना, कल को कॉपीराइट हो गया तो, है ना, कल को कॉपीराइट हो गया तो, ठीक है। तो राहुल सर से काम रेगुलर ले, तो का से क्या हो गया? कोनार्ड, म से क्या हो गया? मोहो, रे से क्या हो गया? रेप्टी, गु से गुटेनबर्ग और ले से लेहमन। तो अगर आपको इतना याद है काम रेगुलर ले, ठीक है ना, तब आपको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछ लिया कि रेप्टी असमता, रेप्टी बीच में से पूछ लिया, एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चे बीच में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बीच से पूछ लिया कि रेप्टी असमता किसको बांटती है, तो आप कहोगे कि कोनार्ड काम रेगुलरली सबने बताया था। क से कोनार्ड, कोनार्ड तो भूपरपट्टी को बांटता होगा। उसके बाद म से मोहो, मोहो तो भूपरपट्टी और प्रवार को अलग करता होगा। और काम रेगुलर, रे आ रहा है यानी रेप्टी ही होगा, रे यानी ये 100% हमारा श्योर है कि रेप्टी जो है प्रवार को 2 भागों में बांटेगा, यानी ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार को अलग करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? कैसे हम लोग निकालेंगे? इतना क्लियर है ना? तो ये ट्रिक आप लोग ध्यान देना, बाकी आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो जितनी भी असमर्थताएं हैं इनको याद रखने का भी ट्रिक जो है हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा भूपरपट्टी 2 भागों में बट गया है, प्रवार 2 भागों में बट गया, कोड भी हमारा 2 भागों में बट गया है। मोटी मोटा आप लोग याद रखना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जितने भी लेयर्स हैं अधिकांश वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, अपने दिमाग में इसको फीड कर लो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अधिकांश जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी स्तर हैं, वो सब ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। परंतु ऊपरी प्रवार हमारा किस माध्यम में है? ऊपरी प्रवार हमारा तरल माध्यम में है। ऊपरी प्रवार हमारा किस माध्यम में है? ऊपरी प्रवार हमारा तरल माध्यम में है। ऊपरी प्रवार हमारा किस माध्यम में है? तरल माध्यम में है। ठीक है ना, और कईयों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। सभी ठोस हैं लगभग, केवल जो आपका ऊपरी क्रोड है ये किसमें है? ये तरल माध्यम में है। ठीक है ना, ये किस माध्यम में है? तरल माध्यम में है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, आप कोई भी एग्जाम देने गए उसमें पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वो कौन सा स्तर है जो तरल माध्यम में है? ऑप्शन दे दिया, ऊपरी प्रवार, निचली प्रवार, ऊपरी क्रोड, निचली क्रोड। क्या मारोगे? बताओ, आंसर देख रहा हूं मैं सबके। चलो बताओ क्या मारोगे?
क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वह कौन सा स्तर है जो तरल माध्यम में पाया जाता है। ठीक है, जो तरल माध्यम में पाया जाता है। ऑप्शन है ऊपरी प्रवार, निचली प्रवार, ऊपरी क्रोड, निचली क्रोड। क्या मारोगे? दीपक ऊपरी क्रोड। अच्छा अच्छा, ऊपरी क्रोड मैंने बताया है। पवन ऊपरी क्रोड। अच्छा, ऊपरी प्रवाह। और बताइए भाई। अच्छा, ऋषा ने दोबारा कॉन्फिडेंटली अपने आंसर को टाइप किया है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो ऊपरी क्रोड है। ठीक है ना? तो जिन विद्यार्थियों का सही हो गया वो लोग अपने लिए ताली बजा दें। ठीक है, ऊपरी क्रोड हमारा किसमें है? तरल में। बिल्कुल, हमने यही तो बताया है। हमने ये कहा कि नहीं ऊपरी क्रोड नहीं है, हमने तो बोला अच्छा। ठीक है ना? तो हमारा क्या सही है? ऊपरी क्रोड। और ये किस माध्यम में है? तरल माध्यम में है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आप लोग को? ये इतना समझ में आ गया? हाँ, सभी लोग क्लैपिंग करे भाई। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? अच्छा लगता है जब विद्यार्थी पढ़ते हैं, टीचर के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए केवल वीडियो खोल लेने से शिक्षा ग्रहण नहीं होती है। ठीक है ना? वीडियो खोल लेने से, वीडियो केवल देखने से शिक्षा ग्रहण नहीं होती है। हमें उस पर अपना कंसंट्रेशन देना पड़ता है। जिस चीज के प्रति जितना ही ज्यादा हमारा लगाव होगा, वो चीज हमारी उतना ही ज्यादा करीब होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो मेहनत करिए। जीतनराम मांझी सबने देखा ना? दशरथ द मांझी मैन। जीतनराम मांझी नहीं, दशरथ द मांझी मैन सबने देखा है ना? है कि नहीं है? देखा है ना सबने? तो जब तक एग्जाम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? जब तक एग्जाम क्रैक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग भी अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लौट आइए। स्वर्णिम अवसर है आप सभी लोगों के लिए, है ना? स्वर्णिम अवसर है आप सभी लोगों के लिए तैयारी करने का। ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए। कुछ चीजें इसमें और बची हुई हैं। हालांकि अब अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन करेगा और समझने का कोशिश करेगा तो कहे कहा सर जी गाँव में सब बनाए, इसमें कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? ऐसे समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग से पढ़ो, आधार बनता है हर एक चीज का। ठीक है ना? अब जो विद्यार्थी शुरू से क्लास कर रहे होंगे उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना? अच्छा चलो ध्यान दो कि अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बटी हुई है। एक बार डायग्राम फिर से हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है ना? इसको देखना, हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बटी हुई है। ऊपर वाला हमारा क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, बीच वाला हमारा मेंटल है। तो मेंटल कौन है? मेंटल कौन है? रानू गुप्ता, गुड आफ्टरनून। मेंटल कौन है यहाँ पे? मेंटल कौन होगा? मेंटल मैंने किसको कहा था? सीमा ना? सीमा क्या है? मेंटल है। भूलेगा कभी नहीं ना? किसी चिढ़ाइएगा मत। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्रोड, कोर। ठीक है, कोर। पृथ्वी की ये 3 आंतरिक संरचनाएं हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 स्तरों में बटी हुई है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किसका कितना आयतन और कितना जो है किसका कितना आयतन है। हम लोग देखेंगे अगर हमारी पृथ्वी का आयतन अपने आप में 100% है तो उस 100% का 1% आयतन किसका है? क्रस्ट का है। 1% आयतन किसका है? क्रस्ट का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मेंटल है ना, जो मेंटल है या फिर जो प्रवार है, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। कितना परसेंट है? 83% है। ठीक है, और क्रोड जो है ये कितना? 83, 84, 16% है। कितना परसेंट है? 16% है। ठीक है, तो पृथ्वी के कुल आयतन का भू परपटी 1% है
मेंटल या प्रवार 83% है और कोर 16% है। ठीक है, ये इतना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने देख लिया आयतन, और यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से प्रवार का आयतन कितना होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, प्रवार का आयतन कितना होता है। ठीक है, प्रवार का आयतन कितना होता है, तो प्रवार का आयतन कितना है 83%। प्रवार का आयतन कितना है 83%। कोर का आयतन कितना है 16% और क्रस्ट का आयतन कितना है 1%। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि ये जो हमारा क्रस्ट है ना, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन है। कितना 32%। ठीक है, याद रखना। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट है 32% है। ठीक है, कितना परसेंट है 32% है। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, 32% नहीं है, एक मिनट ये 32% नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये 46% है। ठीक है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ऑक्सीजन। कितना 46%, 46%। ठीक है, एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि ऑक्सीजन जो है क्या कितना प्रतिशत है, ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। ठीक है, 46%। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान किसका कितना है। पृथ्वी, ये हो गया हमारा आयतन, ये कितना हो गया आयतन। तो क्रस्ट का आयतन कितना है 1%। ठीक है ना, मेंटल का आयतन कितना है 83% और कोर का आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है 16%, पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का। और यहाँ पे द्रव्यमान हम लोग देखेंगे, मास देखेंगे कि क्रस्ट का कितना है 1%। ठीक है, मेंटल का कितना है 64%। ठीक है, और कोर का कितना है, ये कितना हो गया 35%। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा द्रव्यमान हो गया 35% कोर का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान 46.6। तो सही तो है, बिल्कुल, यानी सही है हमारा 46% सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। क्रस्ट का वॉल्यूम कितना है 1%, मेंटल का वॉल्यूम कितना है 83% और कोर का वॉल्यूम कितना है 16%। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्रस्ट का वो जो है द्रव्यमान कितना है 1%, मेंटल का द्रव्यमान कितना है 64% और कोर का द्रव्यमान कितना है 35%। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारी समाप्त होती है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, उसके बाद फिर क्लास को हम लोग बाइंड अप कर देंगे। और यहाँ से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ ले, अभी क्वेश्चन पूछ ले, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं उसको। रेनू, मेंटल है क्या? ठीक है, बताते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पृथ्वी की, सभी लोग ध्यान देंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में केवल एक ही स्तर है जो तरल माध्यम में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी क्रोड। ऊपरी क्रोड हमारा किसमें है, तरल माध्यम में है। ठीक है, परंतु पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक अर्ध तरल की पेटी भी पाई जाती है। अर्ध तरल की, सेमी लिक्विड, तरल नहीं, अर्ध तरल की। हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो हमारा ऊपरी प्रवार है ना, ऊपरी प्रवार, ठीक है ना, ऊपरी प्रवार में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में, कहां से 100 से
200 किलोमीटर के बीच में एक पतली सी पट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपरी प्रवाह में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में एक पतली सी पट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये जो मैग्मा चैम्बर है ये अर्ध तरल माध्यम में, किसमें? अर्ध तरल माध्यम में, अर्ध तरल माध्यम में पाया जाता है। किसमें? अर्ध तरल माध्यम में पाया जाता है। ठीक है ना, अर्ध तरल माध्यम में पाया जाता है। तरल अर्ध तरल माध्यम में पाया जाता है। और इसी मैग्मा चैम्बर को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर किसमें है? एस्थेनोस्फेयर सेमी लिक्विड में है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपरी प्रवाह में, ऊपरी प्रवाह है हमारा कहां से कहां तक? ऊपरी प्रवाह है हमारा 30 से 700 किलोमीटर तक। ऊपरी प्रवाह कहां से कहां तक है? 30 से 700 किलोमीटर तक हमारा ऊपरी प्रवाह है। ठीक है, 30 से 700 किलोमीटर तक हमारा ऊपरी प्रवाह है। ठीक है, तो इसी 30 से 700 किलोमीटर के बीच में 100 से 200 किलोमीटर की एक पतली सी पट्टी पाई जाती है। और ये जो पतली सी पट्टी है ये अर्ध तरल माध्यम में होती है जिसको हम लोग मैग्मा चैम्बर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा चैम्बर। ये समझ में आ गया ना? और मैग्मा चैम्बर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया ना? ये डाउट क्लियर हो गया कि मैग्मा चैम्बर क्या होता है और कहां पाया जाता है? तो मैग्मा चैम्बर कहां पर स्थित है? ऊपरी प्रवाह में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। मैग्मा चैम्बर कहां पर स्थित है? ऊपरी प्रवाह में स्थित है। ठीक है ना? और ये किस मीडियम में है? ये लिक्विड में नहीं है, ये सेमी लिक्विड में है, अर्ध तरल में है। और इसी मैग्मा चैम्बर को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, अभी किसी विद्यार्थी ने पूछा था सर मेंटल है क्या सर? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर से, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, लास्ट में एक बार हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो शुरू शुरू में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा टॉपिक क्या पढ़ा था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी लगभग गोल है, तरबुज्जे की तरह, खरबुज्जे की तरह क्या है? गोल है। तो अगर हमको देखना है कि हमारी पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है तो इसका एक टुकड़ा काटकर हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग जूम कर देंगे। ठीक है ना? क्या कर देंगे? हम लोग जूम कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग जूम करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी पृथ्वी प्रमुख रूप से 3 स्तरों में बटी हुई है। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं प्रवाल और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड या फिर कोर। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भूपर्पट्टी है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। भूपर्पट्टी किससे मिलकर बना हुआ है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। भूपर्पट्टी कहां से कहां तक है? ये 0 से 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के भूगर्भ में है। कहां से कहां तक है? 0 से 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के भूगर्भ में है। ठीक है, और भूपर्पट्टी का औसत घनत्व कितना है? भूपर्पट्टी का औसत घनत्व है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व कितना है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो है आपका ऑक्सीजन। कितना? 46%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम
पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि रेप्टी जो असमृद्धता है, रेप्टी जो असमृद्धता है, ठीक है, ये ऊपरी प्रवार को दो भागों में बांट रही है, ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार। ऊपरी प्रवार हमारा 30 से 700 किलोमीटर के बीच में है और ये जो ऊपरी प्रवार है इसमें 100 से 200 किलोमीटर पद में एक पतली सी पट्टी पाई जाती है जो कि अर्ध तरल माध्यम में है और इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा चैम्बर और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो गुटेनबर्ग असमृद्धता है, जो गुटेनबर्ग असमृद्धता है ये प्रवार और क्रोड को अलग कर रही है। ठीक है, क्रोड में हम लोगों ने क्या देखा कि क्रोड जो है ये निकिल और लोहा से मिलकर बना हुआ है, निकिल और लोहा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और क्रोड का टेम्परेचर कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, लेहमन असमृद्धता क्रोड को दो भागों में बांट दे रही है। ठीक है, क्रोड का जो ऊपरी भाग है यानी या फिर जो ऊपरी क्रोड है वो तरल माध्यम में पाया जाता है। ठीक, और जो पूरे क्रोड का जो टेम्परेचर है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो पूरे क्रोड का जो टेम्परेचर है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किसकी डेंसिटी है, क्रोड की डेंसिटी है। ठीक है, ये इतना सबको समझ में आ गया है, ये इतना सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग देखो मैंने क्या बताया था कि जो क्रस्ट का जो आयतन है पूरे पृथ्वी का वो कितना है, 1% है। प्रवाह या फिर मेंटल का जो आयतन है वो कितना है, 83% है। कोर का जो आयतन है वो कितना परसेंट है, 16% है। द्रव्यमान हम लोग देख लेते हैं, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का क्रस्ट कितना है, 1% है। ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेंटल कितना है, ये 64% है। ठीक, कोर कितना परसेंट है, 35% है ना। तो इतना जो है अगर हम लोगों ने देख लिया है तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है ना, अगर हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, इतना रिवाइज कर लिया है तो हमारा क्या हो गया है, हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक, अच्छा याद रखना पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जो जानकारी है इसके दो स्रोत होते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत होता है और एक अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। प्रत्यक्ष स्रोतों में जैसे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से लावा वगैरह निकलता है तो ये हमारा किसमें है, कैसा स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंपीय तरंगे निकलती हैं तो ये हमारा कैसा स्रोत है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत, ये प्रत्यक्ष स्रोत है। और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर, ये हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक, अगर हम लोगों ने इतना कर लिया है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारा क्लियर है। अब अगर किसी को इसमें डाउट हो तो जरा हम एक बार डाउट अपना क्लियर कर ले मुझसे। कोई डाउट है? और जो विद्यार्थी बाद में ज्वाइन किए वो थोड़ा रिपीट करके देख लेंगे, बार बार, एक दो बार देख लोगे तो कंठस्थ हो जाएगा। चलो बताओ, क्लियर है? नो डाउट, वेरी गुड, खुश कर दिया दीपक ने। और बताइए, और लोग खुश करिए भाई। जी सर, और बताइए, सबको समझ में आया? चलिए चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, और विवेक शर्मा, नो सर, आप तो अभी आए हो तो आपको डाउट कैसे होगा? ठीक है ठीक है, तो ठीक है, फिर ज्योग्राफी की क्लास को यहीं पे हम लोग बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।